हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है हमारा तरंग प्रकाश की। इस चैप्टर का ये 1 शॉर्ट वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कंसिस्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मतलब 10th चैप्टर का हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। याद रखेंगे, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। सोचिए, एक ही वीडियो हम आपको करा रहे हैं, इसमें आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं एक ही चीज कहूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हुए चलेंगे। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये हम टॉपिक करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। सबसे पहला हमारा पूछ रहा है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या कह रहा है कि कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो समझ लेते हैं जी, कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लीजिए, हमने लिखा हुआ है कि ऐसे दो या दो से अधिक प्रकाश स्रोत जो समान आवृत्ति के प्रकाश उत्पन्न करते हों और उनके बीच का जो फेज अंतर है ना, फेज अंतर है समय के साथ क्या होता है, स्थिर बना रहे। स्थिर मतलब कांस्टेंट रहे, तो उसी को कला संबंध स्रोत कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसे दो स्रोत या दो से अधिक स्रोत, ठीक है, जिसमें से जो तरंगे निकलेंगी वो समान आवृत्ति की होनी चाहिए। तो वही कह रहा है, ऐसे दो या दो से अधिक प्रकाश स्रोत जो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे उत्पन्न करती हैं। मतलब ये जो दो स्रोत हैं, इससे बहुत सारी तरंगे निकल रही हैं। तो मान लेते हैं इससे जो तरंगे निकल रही हैं, ये जो तरंगे इससे निकलेंगी ना, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो तरंगे हैं वो समान आवृत्ति की होनी चाहिए, समान आवृत्ति की होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि उनके बीच का जो फेज अंतर होता है वो समय के साथ नियत होना चाहिए। मतलब दूसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो फेज अंतर है वो क्या होता है, वो स्थिर रहना चाहिए, मतलब नियत रहना चाहिए समय के सापेक्ष। तो उसी ऐसे स्रोत को ही हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। मतलब ऐसे दो या दो से अधिक स्रोत जिनके बीच, मतलब जिनसे उत्पन्न तरंगे समान आवृत्ति की हो तथा उनके बीच का फेज अंतर स्थिर, समय के साथ स्थिर बना रहता है, तो ऐसे स्रोत को ही हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। बताइए याद हुआ या नहीं। आप कहेंगे कि ऐसे दो या दो से अधिक स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगे समान आवृत्ति की हो तथा उनके बीच का फेज अंतर समय के साथ स्थिर बना रहे, तो ऐसे स्रोत को ही हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप रट कर नहीं बल्कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ कर ही याद कर लें और यहीं पर आपको याद हो जाए। इसलिए एक बार और मैं कहूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से ही सुनकर ही याद कीजिए। हम कह रहे हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगे समान आवृत्ति की हो तथा उनके बीच का फेज अंतर समय के साथ स्थिर बना रहे, तो ऐसे स्रोत को ही हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। यही बात लिखा गया, ऐसे दो या दो से अधिक प्रकाश स्रोत जो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे उत्पन्न करते हैं और उनके बीच का जो फेज अंतर है समय के साथ स्थिर बना रहे, तो उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं या कहलाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है कि प्रकाश का व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। देखिए, इसको हमें 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। ये कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है और ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है।
देख लीजिए। देखिए ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। कह देगा कि प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसकी शर्तें लिखिए। केवल व्यतिकरण का परिभाषा और शर्त पूछेगा तो आपसे 3 नंबर में पूछता है, और इसके साथ साथ आपसे ये भी कह देता है कि प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार लिखिए, या संपोषी और विनाशीय व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, ऐसे कह देता है। मतलब व्यतिकरण के साथ साथ यदि प्रकार पूछता है तो वो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम व्यतिकरण जानेंगे, इसकी शर्तें भी जानेंगे, फिर इसके प्रकार भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं समझिएगा। यहाँ पे हमने परिभाषा क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो यह घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फिगर से समझा दूं, देखिए एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट में आपको बता देना चाहूंगा कि व्यतिकरण कब होता है। व्यतिकरण होने के लिए 2 चीजों का होना आवश्यक है। सबसे पहली बात कि कम से कम 2 तरंगों का होना आवश्यक है, ठीक है ना। और मतलब कम से कम 2 तरंगों का होना आवश्यक है, या 2 से अधिक हो सकती हैं। और उन दोनों की मतलब तरंगों की जो आवृत्ति है, तरंगों की आवृत्ति जो है ना, तरंगों की आवृत्ति है वो क्या होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। और जो 2 तरंगे हैं, जो दोनों तरंगे हैं, वो दोनों तरंगे क्या होने चाहिए, अध्यारोपित होनी चाहिए, अध्यारोपित होनी चाहिए। अध्यारोपित मतलब क्या होता है, मिलना, मतलब दोनों तरंगों का मिलना भी आवश्यक है। जब मिलेंगे ना तभी जाकर व्यतिकरण की घटना होगी। तो हम पहले आपको एक फिगर से समझाते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे, तो परिभाषा ऐसे आसानी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। यहां पे ऐसे जैसे बताया जा रहा है, इस प्रकार मान लेते हैं ये पहली प्रकाश किरणें चल रही हैं, ये पहली प्रकाश किरणें इस तरीके से चली गई। दूसरी प्रकाश किरणें सपोज डेट इसके जस्ट विपरीत ऐसे जा रही हैं, ऐसे गई, फिर से ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो देखिए यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जब 2 तरंगे इस प्रकार चल रही हैं, 2 से हम अधिक भी ले सकते हैं, बट हम ओनली यहाँ पे 2 ही लेकर बता रहे हैं। तो ये दोनों तरंगे जो है ना वो समान आवृत्ति की हैं, ये आप याद रखेंगे, समान आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति, समान आवृत्ति की ये तरंगे हैं और एक ही दिशा में, इनकी दिशा जो है ना वो एक ही दिशा में है, समान दिशा में है। मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि समान दिशा में है, समान दिशा में है। और ये सभी दोनों तरंगे क्या हो रही है, यहाँ पे अध्यारोपित हो रही है, मतलब मिल रही है। तो हम यही कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगे, मतलब जब 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे हमने कहा ना कि 2 या 2 से अधिक तरंगों का होना आवश्यक है। तो जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो यह घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। मतलब क्या है कि समान आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए और समान दिशा में, जो दिशा होनी चाहिए ना, दिशा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो यह घटना ही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। बताइए याद हुआ या नहीं हुआ, सिंपल सा है, याद हो जाना चाहिए कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो यह घटना ही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है।
वही बात हमने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती है, मतलब मिलती हैं, तो यह घटना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। आशा करता हूं कि प्रकाश का व्यतिकरण समझ के होंगे। अब वो तरंगे इस प्रकार भी मिल सकती हैं। सपोज दैट कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचें, जैसे यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, सपोज दैट ये पहली तरंगे इस प्रकार चल रही हैं, ठीक है ना, और दूसरी भी तरंगे इसी प्रकार चल रही हैं, और ये यहाँ पे जाकर यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ पर भी व्यतिकरण की घटना हो रही है। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में गति करती हैं और वहां पे अध्यारोपित होंगी, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण ही कहलाएगा। सपोज दैट यहाँ से एक ऐसी भी तरंगे जा रही हैं, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रही है कि नहीं, तीनों तरंगे मिल रही हैं, तो यहाँ पर भी व्यतिकरण हो रहा है। तो इसके लिए ये कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कैसे भी वो जा सकती हैं, बट यही कंडीशन यही है, समान आवृत्ति की होनी चाहिए और समान दिशा में अध्यारोपित होनी चाहिए, मतलब मिलनी चाहिए। समझ के होंगे परिभाषा। अब हम जानेंगे कि प्रकाश की व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। तो प्रकाश के व्यतिकरण की निम्नलिखित शर्तें होती हैं, जिसमें से कौन कौन सी शर्तें हैं? तो सबसे पहले इसकी शर्त है, क्या है सबसे पहला शर्त? सबसे पहला या शर्त है यहाँ पे कि तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे तो परिभाषा में ही बताया गया है कि तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दूसरा, तरंगों के संचरण की दिशा समान होनी चाहिए, मतलब तरंगों की जो संचरण की दिशा है, गति करने की दिशा है, वो भी इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दोनों तरंग स्रोत, मतलब दोनों तरंग स्रोत का तरंग दैर्घ्य क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो दोनों तरंगे निकल रही हैं जिस स्रोत से, वो स्रोत का जो तरंग है ना, या यूं कहें कि दोनों तरंगों का तरंग दैर्घ्य भी समान होनी चाहिए। जैसे तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, वैसे ही इसका तरंग दैर्घ्य भी समान होनी चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि तरंगों के, मतलब दोनों तरंग स्रोतों का तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए, मतलब तरंगों का तरंग दैर्घ्य भी समान होनी चाहिए। और चौथा यहाँ पे ये कंडीशन रख दिया गया है कि दोनों तरंग लगभग समान तीव्रता से होनी चाहिए, मतलब इनकी जो तीव्रता है, ठीक है ना, वो भी समान होनी चाहिए दोनों तरंगों का। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्रोतों के बीच का फासला कम होनी चाहिए, मतलब ये जो दोनों तरंगे निकल रही हैं एक साथ, वो दोनों तरंगों की स्रोतों का जो दूरी है ना, वो कम होनी चाहिए, फासला कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्रोत यहाँ पे एक स्रोत यहाँ पे, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बहुत ही पास पास दोनों स्रोतों से तरंगे निकलनी चाहिए। तो ये है इसकी 5 कंडीशन हमने बता दिए हैं, 5 आवश्यक शर्तें। अब अंत में एक और हमें चीज जानना है, जो है व्यतिकरण की प्रकार, तो वो भी हम जान लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम जान लेते हैं व्यतिकरण के प्रकार। उसको पहले जानने से पहले मैं आपको आवश्यक सूचना एक है वो हम बता दें आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि सामान्य हिंदी का पीडीएफ नोट्स हमने आपको तैयार कर दिया है। सभी स्टूडेंटों को हिंदी का पेपर देना ही, ये तो आप जानते ही होंगे। उनके लिए ही हमने जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स तैयार किया था, वैसे ही हमने जो हमारा सामान्य हिंदी है इसका भी हमने नोट्स तैयार कर दिया है। तो हिंदी का नोट्स हमने क्या तैयार किया है, तो देखिए ये लक्ष्य नोट्स है हमारा, ठीक है ना, जिसका पीडीएफ नोट्स हम दे रहे हैं। जिनका भी ड्रीम है 95 लाना, उनके लिए ये ज्यादातर स्टूडेंटों के लिए है। दोसा का नोट्स ओनली हम 99 रुपए में दे रहे हैं, संपूर्ण जो महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अब उसमें क्या इस नोट्स में मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 99 दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं ये भी समझ लीजिए। सबसे पहली बात मैं बता दूं, महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं मिलेंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे 200, ठीक है ना, 10 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। संपूर्ण किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है सब हम देंगे। फिर महत्वपूर्ण पद्यांश का भी नोट्स देंगे, संपूर्ण किताब के
ठीक है ना। संपूर्ण किताब के जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश है जिसको जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने के चांसेस है वो हम देंगे। 10 नंबर में ये भी पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण कहानियां देंगे जो आपसे 5 नंबर में पूछी जाती है। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कहानी है सब मिल जाएंगे नोट्स में। फिर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, लेखक का भी जीवन परिचय और फिर कवि का भी जीवन परिचय, ये दोनों हम देंगे जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर खंड काव्य हम देंगे। 7 खंड काव्य होते हैं जिसमें से एक ही कोई तैयार करना होता है, प्रत्येक जिलों के लिए अलग अलग होता है, वो भी हम आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, वो भी रहेगा इस नोट्स में। संस्कृत पद्यांश भी रहेंगे जो 7 नंबर में पूछा जाता है। सभी महत्वपूर्ण श्लोक रहेंगे 7 नंबर में पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश रहेंगे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। रस छंद अलंकार रहेगा जो आपसे 6 नंबर में पूछे जाते हैं। पत्र लेखन रहेगा जो आपसे 6 नंबर में पूछे जाते हैं। और महत्वपूर्ण निबंध भी रहेगा, संपूर्ण किताब के जो इंपॉर्टेंट निबंध है जो 9 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये मतलब इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाले। अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो मैं आपको बता दूं ये आपका टोटल हो जा रहा है 90 नंबर। 100 में से 90 नंबर तो आपको ये नोट्स ही आपको दिला देगा। 10 नंबर आप जानते हैं कहां जा रहा है, जैसे कि कोई मतलब ऐसे पर्यायवाची शब्द आ जाता है, ठीक है ना, कोई शब्द दे दे, एक वाक्य देगा उसमें कुछ गलत रहेगा, उसको आपको सही करना होता है, संधि विच्छेद दे देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार छोटे छोटे वो भी हैं, वो भी आप मेहनत करेंगे तो आपको हो जाएंगे। बट 90 नंबर ये नोट्स आपको दिला रहा है 100 में से, तो इसके लिए ओनली 99 रुपये पेमेंट करना है। ये व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 8874726058, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहां पे आपको ओनली कहना है कि सर हमें हिंदी का क्लास 12 हिंदी का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, इतना लिखकर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे, तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। बस स्कैनर दिया जाएगा, उस पर 99 आपको ओनली पेमेंट करके बता देना है कि सर पेमेंट हो गया है। मैं आपको बता दूं, अगर हिंदी का तो आप समझ गए, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री जानते हैं आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अब हमने इंपॉर्टेंट नोट्स, फुल नोट्स नहीं, इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार कर दिया है। तो यदि आप इंपॉर्टेंट नोट्स लेना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का तो वो आपको 199 में दोनों मिल जाएगा, एक को लेंगे तो 99। तो देखिए सभी को अगर हम ऐसे देखें तो 199 फिजिक्स केमिस्ट्री है और हिंदी का भी 99 है, तो मतलब लगभग वही 300, मतलब 297 वही 300 रुपये में नोट्स मिल रहे हैं। परंतु अगर आप तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों एक साथ लेते हैं तो ये आपको 249 में ही आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको तीनों लेना है इंपॉर्टेंट नोट्स जिसको पढ़कर और आप एक अच्छा नंबर 90 to 95% स्कोर कर पाए, तो उसके लिए आपको यही करना है दोस्त कि नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, वहां पे कह दीजिए सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा पेमेंट हो गया है, व्हाट्सएप पे तुरंत आपके पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। आशा करता हूं समझ के होंगे। शुक्रिया इतना सुनने के लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी में हमको क्या जानना था, देखिए व्यतिकरण के प्रकार हमें जानना था ना। व्यतिकरण जान लिए, व्यतिकरण की शर्तें जान लिए, अब व्यतिकरण के प्रकार में याद रखेंगे। ये व्यतिकरण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशीय व्यतिकरण। देखिए एक क्वेश्चन की तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, तो इसीलिए आप उस तरीके से 5 नंबर वाले में तैयार करेंगे। फिलहाल आप ऐसे भी याद रख लीजिएगा, ये अलग टाइप से भी पूछ लिया जाता है। तो व्यतिकरण के प्रकार में आप 2 चीजें लिखेंगे, सबसे पहले संपोषी व्यतिकरण, फिर हम देखेंगे विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण का सिंपल सा मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि श्रृंग श्रृंग के साथ और साथ मिले और गर्त गर्त के साथ मिले, तो उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है ना, मतलब श्रृंग श्रृंग के साथ और गर्त गर्त के साथ मिलता है, तो ऐसे व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं अच्छे तरीके से। ये ज़्यादातर स्टूडेंटों को ऐसे समझ नहीं आते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है, तो उनके लिए मैं समझा देना चाहता हूँ। देख लीजिए बाबू,
ये पहली तरंगे इस तरीके से चली गई, ठीक है ना। चलिए दूसरी तरंगे इस प्रकार जा रही हैं, दूसरी तरंगे इस तरीके से जा रही हैं, ये देखिए यहाँ पे मिल रही हैं, तो व्यतिकरण की घटना हो रही है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो तरंगे, ये पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग है। देखिए ये पहली तरंग जो ऊपर उठा हुआ है ना जितना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं श्रृंग। इसको हम क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। जो ऊपर उठा हुआ होता है उसे श्रृंग कहते हैं, और जो नीचे धंसा हुआ, जो नीचे ये धंसा हुआ है या जो यहाँ पे नीचे जो गया हुआ है, इसको हम कहते हैं गर्त। इसको क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है कि ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले को गर्त कहते हैं, याद रखेंगे ना। चलिए तो यहाँ पर ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होंगी कि किसको श्रृंग कहते हैं, किसको गर्त कहते हैं। तो सपोज डेट यहाँ से एक प्रकाश किरणें इस तरीके से निकल रही हैं, जो इस प्रकार कुछ इस प्रकार जा रही हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार जा रही हैं। दूसरी प्रकाश स्रोत से दूसरी तरंगे इस प्रकार निकलती हैं, जो कुछ इस प्रकार जा रही हैं, यहां पर मिल रही हैं। तो यहां पर देखेंगे कि पहले तरंग का जो श्रृंग है, पहले तरंग का जो श्रृंग है वो दूसरे तरंग के भी श्रृंग से मिल रहा है कि नहीं, दूसरे तरंग के भी श्रृंग से मिल रहा है कि नहीं। पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे देखेंगे तो पहले तरंग का जो गर्त है वो दूसरे तरंग के भी गर्त से मिल रहा है, मतलब गर्त से गर्त मिल रहा है। तो यहाँ पे यही हम कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक तरंगों में, मतलब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से मिले और दूसरे तरंग का गर्त पहले तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिले, तो उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। मतलब सिंपल सा ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यतिकरण के ही ना दोनों प्रकार हैं। तो या तो आप ऐसे बोल दें या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यतिकरण, मतलब ऐसा व्यतिकरण जिसमें क्या हो, जिसमें जो तरंगों जो मतलब ऐसा व्यतिकरण जिसमें दोनों तरंगों के श्रृंग के साथ और गर्त के साथ मिले, तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि श्रृंग के साथ और गर्त के साथ मिले, तो उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, मैं आशा करता हूं। अगला हमारा आता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में ये हमें बताया गया, विनाशी व्यतिकरण में हमें ये बताया गया कि जैसे ये हमारा विनाशी व्यतिकरण में हमें ये बात बताया गया कि इस तरीके से प्रकाश चल रही हैं, इस प्रकार पहली प्रकाश किरणें गई, ये हमारी दूसरी प्रकाश किरणें इस प्रकार जा रही हैं और यहाँ पर मिल रही है, तो व्यतिकरण हो रहा है। ये समान आवृत्ति की तरंगे हैं, समान दिशा में मिलकर अध्यारोपित हो रही हैं, तो व्यतिकरण हो रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से मिले। देख रहे हैं ना, पहले तरंग का जो श्रृंग है, पहले तरंग का श्रृंग है और दूसरे तरंग के गर्त से मिले, तो ऐसे व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि प्रथम तरंग का जो श्रृंग है वो दूसरे तरंग के गर्त से मिले, तो उस व्यतिकरण को हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि व्यतिकरण के प्रकार भी आपको समझ में आ गई होंगे, ठीक है ना, समझ के होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए जी,
मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहे होंगे तो मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है प्रकाश का विवर्तन। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे जो है प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार लिखिए। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में। तो प्रकाश का पहले विवर्तन समझ लेते हैं। हालांकि विवर्तन को हम बहुत तरीके से डिफिनेशन कर सकते हैं, फिलहाल फिर भी हमने 2 तरीके का डिफिनेशन लिखा हुआ है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। यहां पे हम क्या बात बता रहे हैं कि किसी, पहला परिभाषा समझिएगा कि किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण ही विवर्तन क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। यहां पे क्या कहा गया, विवर्तन। विवर्तन कहलाता है, मैं इसको लिख दूं, विवर्तन कहलाता है। देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया, मतलब क्या है कि कोई वस्तु है, ठीक है, सपोज दैट ये एक वस्तु है हमारे पास, ठीक है ना। बात को थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे मैं कुछ और भी आपको समझाऊंगा। सपोज दैट ये एक स्रोत है, बात समझिएगा। स्रोत मतलब ये एक प्रकाश स्रोत है जहां से हमारे पास मान लेते हैं प्रकाश निकल रही है, ठीक है ना। अब इस स्रोत के पास एक क्या है, इस स्रोत के पास एक वस्तु है, इस स्रोत के पास एक क्या है, एक वस्तु है ये, ठीक है ना। ये जो स्रोत है, इस स्रोत के पास ये एक वस्तु है, ठीक है ना। तो इस वस्तु में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये वस्तु है, ठीक है, ये हमारे स्रोत है। अब जाहिर सी बात है इस स्रोत से जानते हैं आपकी क्या निकलेगा, तरंगे निकलेंगे। जैसे कि कोई भी स्रोत है, जैसे कि सूर्य हो गया, तो सूर्य से प्रकाश किरण निकलती है ना, तो उसी प्रकार इससे भी किरणें या हम कह सकते हैं तरंगे निकलेंगी। तो इसके आगे अगर मान लेते हैं कोई वस्तु रख दिया है, तो इसका जाहिर सी बात है इसके पीछे यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा जी, इसका यहाँ पे पीछे यहाँ पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा सर, बनेगा ना। तो हम यही कह रहे हैं कि कैसे बन रहा है। तो यहाँ से प्रकाश किरणें, हम जानते हैं हाइगेंस के अनुसार क्या बताया गया है कि जो प्रकाश है ना वो तरंगों के रूप में गति करता है। तो यहाँ से तरंगे इस प्रकार निकलेंगी और इस तरीके से जाएंगी, समझ रहे हैं। मतलब हम ये आपसे कह दें, ये थोड़ा सा ऐसे इतना इस तरीके से बनता है। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ से तरंगे इस तरीके से निकलती हैं, तो हम इतनी बात जानते हैं कि प्रकाश इस प्रकार जाती हैं। देखिए प्रकाश इस तरीके से तरंगों के रूप में जाएंगी, तो प्रकाश इस तरीके से जा रही हैं और इस तरीके से यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से फिर मुड़ेंगे। हम जानते हैं ना तरंगे इस प्रकार चलती हैं, इस प्रकार। तो यही यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से। अगर सरल रेखा में तरंगे गति कर रही हैं तो तुरंत इसके नीचे यहाँ पे बन जाता है एग्जैक्ट ऐसे ही। परंतु हम जानते हैं कि प्रकाश जो क्या होता है वो तरंगों के रूप में गति करता है। तो इस तरीके से ये गति करते हुए आएंगी और यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके से प्रकाश तरंगे गति करते हुए आएंगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे एक गाढ़ा, या मैं ये कह सकता हूँ कि एक गाढ़ा या चमकीला, यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ापन दिखाई देगा। और यही गाढ़ापन ना, इसी को प्रकाश का अतिक्रमण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अतिक्रमण, इसी को प्रकाश का अतिक्रमण कहते हैं। अब प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को ही विवर्तन कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये वस्तु है, अब वस्तु द्वारा बना ये ज्यामितीय छाया है, वस्तु द्वारा बना ही ये ज्यामितीय छाया है। तो ये मैं लिख दे रहा हूं ज्यामितीय छाया। कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। समझ रहे हैं हम क्या आपसे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया पर
प्रकाश का अतिक्रमण, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश का अतिक्रमण ही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का अतिक्रमण ही हो रहा है। तो प्रकाश का अतिक्रमण ही विवर्तन कहलाता है। तो यही बात लिखा गया है, तो किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामिति छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण, प्रकाश के अतिक्रमण ही विवर्तन कहलाता है। विवर्तन आप जैसे ऐसे देख सकते हैं कि आप कोई भी मान लेते हैं अंधेरे थोड़ा सा कमरे में खड़े हैं, वहाँ पे एक जगह से लाइट आ रहा है, तो आप देखेंगे ना कि आपका जो प्रतिबिंब पीछे बनेगा उसके किनारों पर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक काले रंग का मतलब गाढ़ापन थोड़ा ज़्यादा होगा। पहले के ज़माने में, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, पहले प्रोजेक्टर चलता था। प्रोजेक्टर मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं कि शादी विवाह में, पहले मैं बहुत ही छोटा था तब मैं देखा हूँ कि उस समय पर रामायण चलता था, महाभारत ऐसे चलते थे, तो एक बड़ा सा पर्दे पर एक लाइट निकलती थी और लाइट निकलकर इस तरीके से, यहाँ से लाइट इस तरीके से जा रही हैं और एक बड़ा सा ये पर्दा है और इसी पर चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये जो पर्दे पर इस तरीके से बनता था, तो इसके जो साइड है ना, इसके जो साइड है ये ज्यादातर गहरा होता था, ब्लैक कलर का होता था। तो यही जो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश का अतिक्रमण ज्यादा हो रहा है, इसीलिए होता था। तो यही को हम कहते हैं प्रकाश का अतिक्रमण ही विवर्तन कहलाता है। तो देखिए यही बात आपको सबसे पहले परिभाषा समझ में आया या नहीं, कि किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामिति छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण ही विवर्तन कहलाता है। वही बात लिख दिया गया है, किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामिति छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है। या यहाँ पे हम दूसरा परिभाषा एक और थोड़ा सिंपल करके हमने बताया हुआ है, बट थोड़ा बड़ा है। क्या लिखा गया है कि जब प्रकाश तरंगे किसी अवरोध या संकीर्ण क्षेत्र के किनारों से होकर गुजरती हैं। अवरोध मतलब क्या है, रुकावट एक वस्तु ही प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश तरंगों के आगे एक अवरोध ही तो रखा गया है जो एक वस्तु है। तो जब हमने यही लिखा ना, जब प्रकाश तरंग के आगे क्या होता है, कोई अवरोध या संकीर्ण क्षेत्र के किनारों से होकर प्रकाश तरंगे इस तरीके से गुजरती हैं, तो वह सीधी रेखा में ना जाकर मुड़ जाती हैं। तो वो सीधी रेखा में ना जाकर मुड़ जाती हैं और अवरोध के पीछे, अवरोध है ये, अवरोध के पीछे क्या होता है, प्रकाश पहुंच जाता है और अवरोध के पीछे यहाँ पे प्रकाश पहुंच जाता है और प्रकाश तरंग के इस किनारे के पास मुड़ने के प्रभाव को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और प्रकाश तरंगों के इस किनारों पर मुड़ने के इस प्रभाव को ही विवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो यही हम कह रहे हैं ना, प्रकाश का मुड़ने का जो ये प्रभाव है, इसी को हम कह रहे हैं कि प्रकाश का अतिक्रमण है, यही विवर्तन कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप परिभाषा बोल सकते हैं। फिगर ये वाला बना लेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अगला हम जान लेते हैं विवर्तन के प्रकार। तो विवर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है फ्रेनल विवर्तन, दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे फ्रेनल विवर्तन का मतलब ये होता है कि ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दा सीमित दूरी पर होता है, तो उसे हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। मतलब देखिए, स्रोत और पर्दा, ये एक पर्दा तरीके से ही हम मान सकते हैं। तो ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दे के बीच सीमित दूरी हो, एक कम दूरी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेनल विवर्तन कह देंगे। और फ्राउनहोफर विवर्तन का मतलब कि ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दा असीमित दूरी पर होता है, मतलब स्रोत और पर्दा बहुत ही ज्यादा दूरी पर होगा, तो उसे हम फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। सिंपल सा तो है, आशा करता हूँ समझ के होंगे। जैसे कि सूर्य बहुत दूर है और यहाँ पे हम लोग हैं, तो वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दूरी है ना, तो वही कहा जा रहा है कि जब स्रोत और पर्दे के बीच, पर्दा मतलब कोई भी अवरोध, ठीक है ना, जैसे कि हम भी हो गए, कोई भी पत्थर, कोई भी घर, ये सब हो जाएंगे। तो जब स्रोत और पर्दे के बीच सीमित दूरी हो, फ्रेनल विवर्तन, स्रोत और पर्दे के बीच असीमित दूरी हो, फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। समझ के होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूं कि लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट,
अगला हम जानेंगे जो है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताइए। तो व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है इसको हम जानेंगे। एक साइड में हमने व्यतिकरण लिख दिया है, एक और हमने विवर्तन लिख दिया है। पहले हम व्यतिकरण को समझेंगे फिर विवर्तन को। व्यतिकरण किसे कहते हैं तो समझिएगा कि व्यतिकरण हमने क्या जाना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जब दो तरंगे मिलती हैं तो एक नई तरंग बनती है, इस प्रक्रिया को व्यतिकरण कहते हैं। ये हमने शॉर्ट में बताया है कि जब दो तरंगे या दो से अधिक तरंगे मिलेंगी तो एक नई तरंग बनेगी और उस तरंगों को व्यतिकरण कह देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर विवर्तन में अगर हम देखें तो क्या कहा गया है कि जब प्रकाश किसी रुकावट या संकीर्ण दरार से होकर मुड़ती है तो उसे विवर्तन कहते हैं। समझ गए ना, संकीर्ण या कोई रुकावट से होकर अगर गुजरेंगी तो वहां पे क्या होगा, उसको मुड़ना पड़ेगा, वही मुड़ता है तो उसी को विवर्तन कहते हैं। सिंपल वे में लिखा गया है क्योंकि ये अंतर है दोस्त। दूसरी बात यहाँ पे क्या किया गया है व्यतिकरण के लिए कि दो या दो से अधिक तरंग स्रोत से उत्पन्न तरंगों के मिलने से ही व्यतिकरण होता है। मतलब दो या दो से अधिक स्रोतों से निकलने वाली जो तरंग होती हैं उन तरंगों का मिलने से ही, मिलना मतलब अध्यारोपित होंगे, तभी जाकर वहां पर व्यतिकरण होगा। बिल्कुल सही बात है जी। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक ही तरंग स्रोत से तरंगों का किसी रुकावट से मुड़ने के कारण ही विवर्तन होता है। मतलब एक ही कोई स्रोत है और इसी स्रोत से निकलने से, इसी स्रोत से निकलेंगी तरंगे और वो मुड़ेंगी तो वहीं पर विवर्तन की घटना होगी। तो वही बात लिखा गया है कि एक ही तरंग स्रोत से तरंग का किसी रुकावट से मुड़ने के कारण विवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है जी। अगला यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इनमें सभी फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है, फ्रिंज समान चौड़ाई के होते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया ना, फ्रिंज चौड़ाई का मतलब क्या है, फ्रिंज समान चौड़ाई के होते हैं, यही को फ्रेज भी हम कहते हैं, फ्रेज अंतर, ठीक है ना। तो सभी मतलब इनमें सभी फ्रिंज समान चौड़ाई के होते हैं। और यहाँ पे याद रखेंगे कि इसमें विवर्तन में क्या होता है कि इनमें सभी फ्रिंज असमान चौड़ाई के होते हैं। अंतिम में एक और हमारा जो इसका अंतर क्या है कि इनमें सभी दीप्त फ्रिंज एक समान तीव्रता की होती हैं। जितने भी दीप्त फ्रिंज होती हैं वो एक समान तीव्रता की होती हैं। और विवर्तन में क्या कहा गया है कि इनमें सभी दीप्त फ्रिंज विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं। जितने भी दीप्त फ्रिंज हैं वो विभिन्न तीव्रताओं के, मतलब अलग अलग तीव्रताओं के होंगे, इसमें समान तीव्रताओं के होंगे तथा तीव्रता घटते के क्रम में होती हैं। मतलब तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन में जो अंतर है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जब विवर्तन और व्यतिकरण को अगर आप अच्छे तरीके से समझे हुए हैं ना तो ये एक एक पॉइंट्स आपको डीप में समझ में आ जाएंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि पहली बार ये सभी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें होंगी। ये हलवा थोड़ी ना है पढ़ाई जी, पढ़ाई हलवा नहीं है मेरे दोस्त। पढ़ाई मैं कह सकता हूँ ना एक हार्ड वर्किंग वाला काम है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। अब मेहनत करेंगे ना, हम तो कर ही रहे हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे। अब करना है दोस्त पूरी तरीके से। मैं अब मतलब पूरी तरीके से जितना हो सकता है मैं उतना सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ। कल ही आपने देखा केमिस्ट्री का 1 शॉट हमने कराया था चैप्टर 9 का। आज हम देखिए जो चैप्टर 10th जो है फिजिक्स का हम करा रहे हैं। लगभग मैं कह सकता हूं कि 5 से 6 दिनों में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी तरीके से हम कंप्लीट करा देंगे। सभी 1 शॉट वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री पर शाम को आपको मिल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मन लगाकर पढ़ाई करते हुए चलेंगे आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है। और खासकर मैं कहूंगा ये 2025 में, ये 2025 का बोर्ड एग्जाम था तो उसके लिए हमने नहीं कराया था ब्रूस्टर का नियम। ये हालांकि 2025 में आ गया था। मैंने देखा एक पेपर सेट में आया हुआ था तो मुझे बहुत ही दुख लगा कि चलिए मतलब मैंने ये जो टॉपिक पढ़ाया ही नहीं था वो टॉपिक आ गए। एक भी बार मैंने पढ़ा दिया होता तो मुझे उतना दुख नहीं होता, बट ये टॉपिक मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि ये हमने पढ़ाया ही नहीं था और ये 2 नंबर में ये टॉपिक आया था तो थोड़ा दुख हुआ। बट चलिए कोई नहीं जी,
देखिए अब हम गलती ये नहीं करेंगे, ब्रूस्टर का नियम भी हम जान लेते हैं। तो ब्रूस्टर का नियम क्या है ये समझिएगा। इस नियम के अनुसार जब परावर्तित किरणें, अब मैं वहां पे ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, आप समझ जाइएगा परावर्तित किरणें क्या होती है, अपवर्तित किरणें क्या होती हैं, ये सब आपको मैं आप पर छोड़ रहा हूं। तो इस नियम के अनुसार जब परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो उस आपतन कोण को ही ब्रूस्टर कोण कहते हैं। जब परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणों के बीच कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है तो उस आपतन कोण को ही हम ब्रूस्टर कोण कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा है। और नोट्स में एक और चीज याद रखेंगे, ये इस नियम के अनुसार ब्रूस्टर कोण को ही परिभाषित किया गया है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो अगर आपको ब्रूस्टर का नियम कहे तो ये लिख दीजिएगा, अगर ब्रूस्टर कोण भी कहे तो भी आप यहां से आप परिभाषा यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे ना, तो ये भी ब्रूस्टर कोण का ही परिभाषा हो जाएगा। या हमने एक और सिंपल तरीके से इसको परिभाषा किया है ब्रूस्टर कोण का, कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम की सतह से ऐसी कोण पर आपतित होता है कि परावर्तित किरणें पूरी तरीके से ध्रुवित हो जाती हैं तो उस आपतन कोण को ही ब्रूस्टर कोण कहते हैं। ये मतलब जब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन अच्छे से पता होगा तभी ये समझ में आ पाएगा। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक देखना है। तो मैं इतना ही कहूँगा, ब्रूस्टर कोण का परिभाषा ये वाला छोड़िए, एक ही टॉपिक ये याद कीजिए, ब्रूस्टर का नियम। और ब्रूस्टर के नियम से ही ब्रूस्टर का परिभाषा भी तैयार हो जाएगा। ब्रूस्टर का नियम क्या है तो यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। और ब्रूस्टर कोण का अगर परिभाषा का पूछ ले तो जब परावर्तित किरणें अपवर्तित किरणों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो उस आपतन कोण को ही ब्रूस्टर कोण कहते हैं। इतना आप लिख देंगे, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लगातार कंसिस्टेंट ये टॉपिक पूछा गया है, आप देख भी सकते हैं। तो हमने लिख दिया है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब इस तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है ये समझिएगा। हाइगेन्स नामक एक वैज्ञानिक थे, क्या यहाँ पे बताया गया था ये समझिएगा। हाइगेन्स नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि कोई भी तरंग है, ठीक है ना, कोई भी तरंग है तो तरंगों के संचरण के, तरंग किस तरीके से संचरण करेंगी, तरंग किस तरीके से संचरण करेंगी, संचरण मतलब होता है तरंग किस प्रकार गति करेंगी, इसके संबंध में उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, या हम यूं कह सकते हैं एक नियम दिया था। और उसी नियम को या सिद्धांत को हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानने लगे हम। समझ गए। हाइगेन्स नामक एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तरंगों के संचरण के संबंध में कि तरंग किस प्रकार संचरण करता है, गति करता है, उसके संबंध में इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब वही सिद्धांत किस नाम से जाने जाने लगा, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जाना जाने लगा। वही बात लिखा गया है, हाइगेन्स ने किसी माध्यम, मतलब हाइगेन्स ने किसी माध्यम के तरंगों के संचरण के संबंध में किसी माध्यम, हाइगेन्स ने किसी माध्यम में, यहां पर में रहेगा, किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं समझ के होंगे कि हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक ने तरंगों के संचरण के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई वो हम जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हाइगेन्स की परिकल्पनाओं निम्नलिखित है। परिकल्पना मतलब इस नियम पर उन्होंने क्या क्या बातें बताई वो हमने बताया है परिकल्पनाओं में। तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या क्या बातें बताया, सबसे पहला उन्होंने क्या बातें बताई तो ये आप देख लीजिए। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताया, हमें क्या बताया कि हाइगेन्स के अनुसार मूल तरंगों से उत्पन्न तरंग को द्वितीयक तरंग कहते हैं और इसे ही हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं।
मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि हाइगेन्स के अनुसार मूल तरंगों से उत्पन्न जो तरंगे होंगी ना उसे द्वितीयक तरंग कहेंगे। जैसे कि इन्होंने ये बताया, जैसे कि आपने कभी तालाब के पास आप खड़े होंगे ही, या कहीं भी पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, कहीं पर भी आप हैं, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, वहाँ पे एक कंकड़ पत्थर हम उठाते हैं और उसमें फेंकते हैं। तो फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि पानी अप डाउन इस तरीके से, मतलब इस तरीके से लगेगा पानी आगे जा रहा है। अब देखिए, कभी मान लेते हैं एक झरना सा है, एक झरना सा, इसमें आपने जैसे ही इसमें एक पत्थर को ऐसे फेंका तो इसके आगे इस तरीके से लगता है गोल 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 हो रहा है। देखे हैं ना, देखे जरूर होंगे, मैं आशा करता हूँ देखे तो होंगे ही आप, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक जैसे हमने कण फेंका तो वहां पे एक ये तरंग था, तो प्रत्येक, यहाँ पे ये बताया गया कि प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है। यहाँ पे ये बात बताया गया कि सपोज इट, ये हमारे पास एक मूल तरंग है, मूल मतलब मूल को ही हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। तो इन्होंने हमें ये बताया ना, हाइगेन्स ने हमें ये बताया कि प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है और उस दूसरे तरंग को हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब इन्होंने ये बताया कि ये हमारा प्राथमिक तरंग कहलाएगा, ये हमारा प्राथमिक तरंग कहलाएगा, ये वाला तरंग हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला हमारा तरंग कहलाएगा प्राथमिक तरंग कहलाएगा। और ये वाला तरंग क्या कहलाएगा, ये हमारा द्वितीयक तरंग कहलाएगा, द्वितीयक तरंग कहलाएगा। तो आप समझ गए, ये हमारा प्राथमिक तरंग है, ये द्वितीयक तरंग है। तो यहाँ पे ये हाइगेन्स ने बताया प्राथमिक तरंगों को ही हम मूल तरंग के नाम से भी जानते हैं, मूल तरंग के नाम से भी जानते हैं, ये आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक देखिए दूसरा तरंग उत्पन्न हुआ है, इसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। वही लिखा गया ना, हाइगेन्स के अनुसार मूल तरंगों से उत्पन्न तरंगों को द्वितीयक तरंग कहते हैं। मूल तरंगों से उत्पन्न जो तरंग हुई है उसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, कंकड़ हम फेंकते हैं तो पहले ये मूल तरंग ही तो उत्पन्न होता है और इस तरंग से ही ये दूसरा तरंग उत्पन्न होता है। फिर हम देखे हुए हैं ऐसे कि उसके बाद भी ये रुकता नहीं है, उसके बाद भी एक और तरंग उत्पन्न होता है। तो मान लेते हैं इसे प्राथमिक तरंग कहेंगे, इसे द्वितीयक तरंग, तो इसके बाद एक और तरंग उत्पन्न हो गया, अब इसको क्या कहेंगे? तो देखिए बात समझिएगा, इस तरंग से ये तरंग उत्पन्न हुआ है तो इसे मूल तरंग, इसे द्वितीयक तरंग कहेंगे। अब इस तरंग के कारण ना ये तरंग उत्पन्न हुआ है, तो अब ये जो तरंग है ये अब प्राथमिक तरंग हो जाएगा इस तरंग के लिए, और ये वाला द्वितीयक तरंग हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसके बाद मान लेते हैं एक और, इसके बाद भी एक और तरंग इस तरीके से उत्पन्न हो गया, तो अब क्या होगा? अब इस तरंग के लिए ये जो होगा, अब इस तरंग के लिए ये जो तरंग होगा, इस तरंग, ये तरंग प्राथमिक तरंग कहलाएगा और ये तरंग अब द्वितीयक तरंग कहलाएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये सबसे पहले तरंग उत्पन्न हुआ तो इसे हम प्राथमिक तरंग कहेंगे, और इस तरंग से ही ये दूसरा तरंग उत्पन्न हुआ है तो इसे द्वितीयक तरंग कहेंगे। अब इस तरंग से ना ये तरंग उत्पन्न हुआ है तो इस तरंग के लिए ये जो तरंग होगा ये प्राथमिक तरंग होगा और ये तरंग द्वितीयक तरंग होगा। अब इस तरंग से ये तरंग उत्पन्न हुआ है तो ये वाला तरंग प्राथमिक तरंग हो जाएगा और ये वाला द्वितीयक तरंग हो जाएगा। इसके बाद फिर से उत्पन्न होगा तो ये वाला प्राथमिक, फिर वो द्वितीयक हो जाएगा। तो यही बात बताया गया है जी कि प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होगा जिसे हम द्वितीयक तरंग कहेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे यहाँ पे कि हाइगेन्स के अनुसार मूल तरंगों से उत्पन्न तरंगों को द्वितीयक तरंग कहते हैं और इसे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत कहते हैं। अर्थात में हमने इसी वाक्य को अर्थात में हमने लिखा हुआ है कि मूल या प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न तरंगों को ही द्वितीयक तरंग कहलाता है। मतलब मूल तरंग कहें या प्राथमिक तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है जिसे हम द्वितीयक तरंग कहलाता है, और उससे उत्पन्न मतलब यहाँ पे लिखा गया उससे उत्पन्न तरंगे उसके लिए पुनः द्वितीयक तरंग हो जाएंगे। मतलब इससे, इस वाले तरंग से उत्पन्न जो तरंगे होंगी अब पुनः ये द्वितीयक तरंग हो जाएगा, ये प्राथमिक तरंग हो जाएगा। यही बात यहाँ पे बताया गया है, जो हमने समझाया ना दोस्त, वही यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है।
चलिए पहले ही नियम आपको समझ में आ गया होगा, दूसरी बात समझ लेते हैं। दूसरी बात यह हमें कहा गया है कि हाइगेन्स के अनुसार प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है। ये बंद अनुवालोप शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये हमें बताया गया कि ये सपोज डेट समझिएगा, जैसे ये प्राथमिक तरंग है, मतलब मैं ऐसे समझा दूँ, सपोज डेट ये हमारे पास सपोज डेट देखिए ये जो तरंग है मतलब इस तरीके से मिल रहा है ना, तो इस तरीके से ये गोल गोल होंगे, तो ये वाला और ये वाला, यही दो तरंगे हमने इस तरीके से लिया हुआ है। ठीक है, बात को समझिएगा। तो सपोज डेट ये हमारा प्राथमिक तरंग है जिसको P से लिख दिया, ये द्वितीयक तरंग है इसको S से लिख दिया। तो हम यही यहाँ पे हाइगेन्स ने बताया कि प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है। बंद अनुवालोप मतलब लिफाफे के तरह होगा। जैसे बंद अनुवालोप का मतलब इस प्रकार कुछ एक बंद अनुवालोप इस तरीके से बंद अनुवालोप बनता है। ठीक है ना, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच क्या बनता है, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है। तो यही बात हमें दो बातें बताई गई हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार। पहली बात क्या बताया गया कि मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। दूसरी बात ये बताया गया प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो कि आसानी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अदरवाइज आपको समझ में आया है तब जाकर मैं कहूँगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ जी, नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो क्लास 12 तक अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं तो अगर मैं आप कहूँगा फुल नोट्स ना लेकर आप इंपॉर्टेंट नोट्स से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बच गया है और इंपॉर्टेंट नोट्स हमने बना दिए हैं ओनली 199 में। अगर आप ओनली फिजिक्स का लेते हैं तो वो 99 में मिल जाएगा, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स तो 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। तो इस नोट्स को लेने के लिए, पीडीएफ नोट्स को लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए। वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट वाली नोट्स चाहिए। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पर आपको स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, नोट्स आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। समझ गए ना? चलिए जी, थैंक यू। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। पहले तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा में आपसे ये कह देगा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। या तो परावर्तन की व्याख्या कह देगा या परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। और इसी टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे भी कहे आपको यही लिखना है जो हम आपको यहाँ पे कराएंगे जी, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात इस टॉपिक, ये मैं आपको बता दूं, ये आपसे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। पहली बात तो इतनी बात आपको पता चल गया, 5 नंबर में पूछी जाती हैं। दूसरी बात, ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक आपके हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक है हार्ड। तो अगर थोड़ा सा मैं यही कहूँगा ना, नहीं कहते हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तो अपनी जो भी है भैया आप तैयार रहिएगा। हार्ड टॉपिक है, ऐसे हलवा नहीं है ये कि आप समझ जाएंगे। बहुत ही डीप में ध्यान पूर्वक समझेंगे तब समझ में आएगा। तो जो भी है आपके कुर्सी की पेटी है, ठीक है ना, बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है दोस्त। तो तैयार है ना आप? चलिए, तो ये टॉपिक समझने के लिए प्रकाश का परावर्तन का जानना आवश्यक है। परावर्तन हालांकि हमने पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं। परावर्तन हम क्या जानते हैं कि एक ये हमारा परावर्तक सतह है, ये हमारा क्या है, एक परावर्तक सतह है। अब परावर्तक सतह पर क्या होता है कि ऐसे प्रकाश किरणें, इस प्रकार प्रकाश किरणें ये हमारी आती हैं, ठीक है ना, और ये फिर से यहाँ पे सतह से टकराने के पश्चात इस तरीके से निकल जाती हैं। अब बीच में यहाँ पे ये हम क्या खींच लेते हैं, बीच में ये हम अभिलंब, इस तरीके से ये अभिलंब हम खींच लेते हैं। ये हमारा अभिलंब हो गया।
इतनी बेसिक बात हम पहले से ही जानते हैं कि इस वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, इस वाले किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, इस वाले को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये हम बेसिक बात जानते हैं, इतनी बात जानते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब है। हम इतनी बात जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है और इस कोण को I से दर्शाते हैं। और यहाँ पे हम ये भी जानते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम R से दर्शाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो कोण I है इसे हम आपतन कोण कहते हैं और जो कोण R है इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ये बेसिक बात है, ये आप जानते हैं। तो ये हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, परंतु हमने ये बताया था कि परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, ये हम पढ़े हुए हैं, आप भी याद होगा आपको भी। पहला नियम यही है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों एक ही सतह पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। बिल्कुल बात सब समझ के कि नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर, तीनों क्या होती हैं, एक ही सतह पर होती हैं। ये बात आप समझ के होंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये हमें बताया गया कि जो कोण I है ना, कोण I है वो कोण R के बराबर होता है। मतलब जो आपतन कोण है ना, आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यही दोनों नियम है ना। तो चलिए यही दोनों नियम आपको याद रखने हैं मोस्टली। पहला क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। दूसरी बात कि जो I कोण है वो R कोण के बराबर होता है। यही आपको समझना चाहिए था। समझ में अगर इतना आ गया ना तो ये भी आप समझ जाएंगे। अब चलिए अब इरेज करते हैं इतना। मैंने एक बार केवल आपको याद करा दिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हालांकि आपका समय लगा, मैं जानता हूँ, बट अगर ये इतनी बेसिक बात आपको नहीं पता होती ना, या एक बार आप नहीं जानते तो बहुत ही दिक्कत आने वाली थी। इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया पहले ही। अब देखिए अगर आप जान लिए हैं तो देखिए अब कितना ईजी हो जाएगा आपको जानना। जैसे यहाँ पर एक हम सतह ले लेते हैं, ये हमारा एक सतह हो गया परावर्तक सतह। ये हमारे पास क्या हो गया, एक परावर्तक सतह हो गया। अब परावर्तक सतह हो गया तो यहाँ से हम इतनी बात जानते हैं कि ये प्रकाश किरणें इस प्रकार आती हैं। ये मान लेते हैं सपोर्टेड, ये प्रकाश किरणें आई। तो ये प्रकाश किरणें मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 2 प्रकाश किरणें चल रही हैं, एक ये और एक ये 2 प्रकाश किरणें, ठीक है ना, ये 2 प्रकाश किरणें चल रही हैं इस प्रकार, और ये दोनों समांतर प्रकाश किरणें हैं, ठीक है ना। ये हमारी पहली प्रकाश किरण है और ये हमारी दूसरी प्रकाश किरणें हैं। तो 2 समांतर प्रकाश किरणें इस प्रकार आती हैं। हम इतनी बात जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, इस प्रकार ये चली जाती हैं। इस प्रकार ये परावर्तित हो जाएंगे और इस प्रकार ये क्या हो जाएंगी, ये चली जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इतनी बात आप समझ गए हैं। उसके बाद हम इतनी बेसिक बात जानते हैं कि जब ये चली जाती हैं तो यहाँ पर देखिए ये पहली प्रकाश किरणें आई, परावर्तन के पश्चात चली गई, तो यहाँ पे एक अभिलंब हम खींचते हैं, तो ये हमारा ये अभिलंब हो गया। इसके लिए ये क्या हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया। फिर से ये वाले इस तरीके से आए, टकराने के पश्चात चली गई, तो ये हमारा दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये हमारा अभिलंब हो गया। तो ये हमारा अभिलंब हमने दर्शा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। केवल इतना ही हमने बताया है अभी, इतना समझ के आप समझिएगा। अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे दिखाएंगे, जो है यहाँ पे एक तरंगाग्र उत्पन्न होगा, जो है ये एक हमारा AB तरंगाग्र उत्पन्न होगा। अब समझिएगा ये तरंगाग्र क्या होता है। ये एक तरंगाग्र उत्पन्न होगा, इसे हम कहते हैं आपतित तरंगाग्र। ये आप नाम याद रखेंगे, इसे हम कहते हैं क्या, आपतित तरंगाग्र। इसे हम आपतित तरंगाग्र कहते हैं।
ये इस तरीके से आपतित तरंगाग्र धीरे 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 आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते फिर से इस तरीके से ऐसे ऐसे जाएगा, अब फिर से ये यहाँ पर ऐसे ही दिखाएगा, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा आपतित तरंगाग्र हो गया, आपतित किरण के लिए आपतित तरंगाग्र, फिर से इसे परावर्तित हुआ है तो ये वाला तरंगाग्र क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र कहलाएगा। इतनी बात समझ गए, ये आपतित तरंगाग्र, ये हमारी परावर्तित तरंगाग्र, समझ गए, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा तरंगाग्र का मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा फोकस के साथ समझ लीजिएगा। तरंगाग्र का सिंपल सा मतलब, ऐसे तो आप तरंगाग्र ब्रदर सर लिखेंगे तो वीडियो हमारी मिल जाएगा, वहां से आप समझ सकते हैं। फिलहाल फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, तरंगाग्र का मतलब ये है कि तरंगाग्र का सिंपल सा मतलब ये है ना कि ये जो तरंगाग्र है ये जिस किरणों पर मिला हुआ है वहां पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे कि ये तरंगाग्र है, ये दो तरंगों को स्पर्श कर रहा है, एक तो ये तरंग है, एक तो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है और एक ये इस तरंग पर स्पर्श कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब तरंगाग्र जिस तरंगों को स्पर्श कर दिया, छू लिया, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। वैसे ही यहाँ पर भी कितने 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इतनी बात समझ के, ठीक है। अब ये तरंगाग्र जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समझिएगा, मैं आपसे पूछूं ये दोनों तरंगे एक साथ यहां से निकले तो मैं कहूंगा कि इन दोनों तरंगों में से कौन तरंग है जो सबसे पहले इस सतह से टकराएंगे। तो आप कहेंगे कि सर इसकी दूरी कम है तो ये वाला पहले आकर इस पर टकरा जाएगा, ये बाद में आकर टकराएगा। आप कहेंगे जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दूरी कम है, ये अधिक है, इसीलिए तो ये तरंगाग्र पहले आकर यहाँ पे टकराएगा ना। तो इसी प्रकार ये वाला तरंगाग्र जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये वाला तरंगाग्र सबसे पहले यहाँ पे पहुंचेगा। तो जब, ध्यान से आप समझिएगा हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, जब ये तरंगाग्र यहाँ पे पहुंचेगा तो ये वाला तरंगाग्र अभी यहीं तक पहुंचा हुआ होगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो जब ये वाला तरंगाग्र यहाँ पे पहुंचा होगा तो ये वाला तरंगाग्र जो है ये अभी यहीं तक होगा। तो इसका एक हम नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं ए और इसको कह देते हैं हम बी। समझ रहे हैं। फिर से ये जो तरंगाग्र है, अब ये जो तरंगाग्र है यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे जो पहुंचा होगा तो ये जो तरंगाग्र यहाँ पे आया था ये भी धीरे धीरे आगे बढ़कर यहाँ तक पहुंच गया होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जब ये वाला तरंगाग्र यहाँ पे पहुंचा होगा तो ये वाले नीचे वाला तरंगाग्र यहाँ पे पहुंच गया होगा। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं ए डैश और इसको नाम दे देते हैं हम बी डैश। ठीक है, और यही ए डैश बी डैश फिर से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे चले आए हैं। समझ रहे हैं ना, ये पॉइंट्स आपको समझना है। ये तरंगाग्र जब यहाँ पे पहुंचा तो ये वाला भी यहीं तक पहुंचा हुआ होगा। तो इस तरीके से ये आ रहा है। फिर से ये जो तरंगाग्र यहाँ पे पहुंचा तो ये वाला यहाँ पे पहुंचा होगा। तो ये इसको हमने ए डैश बी डैश कह दिया, ये आगे बढ़कर यहाँ पे परावर्तित तरंगाग्र बन गए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए हैं। उसके बाद हम इतनी बात जानते हैं कि जैसे कि ये प्रकाश तरंगे इस तरीके से ये सतह पर परावर्तित होती हैं, तो हम इतनी बात जानते हैं इस वाले कोण को आई कहते हैं, इस वाले कोण को आर कहते हैं। ऐसे ही यहाँ से इस तरीके से गई हैं, ये हमारा अभिलंब है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, इस कोण को कोण आई कहते हैं, मतलब आपतन कोण कहते हैं। ये जो तरंग इस तरीके से आई है, इस तरीके से गया है, तो ये अभिलंब है। तो इधर जो कोण बनेगा इस कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, मतलब आर कहते हैं। तो इतनी बात मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए, इतनी बात समझ के अब मैं आपसे पूछूं कि ये तो हमारा कोण आई आपको समझ में आ गया, ये हमारा कोण आर है, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण कैसे पता करेंगे। तो हम इतनी बात जानते हैं, तरंगाग्र का मतलब क्या होता है कि तरंगों पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये एक तरंगाग्र है, इस तरंग पर ये वाली तरंग जो है इस पर 90 डिग्री, देखिए इसी पर नहीं है, तो इसका मतलब इस तरंग पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसका मतलब ना ये जो तरंगाग्र है इस वाले पर, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये टोटल 90 डिग्री है और ये वाला केवल आई है,
तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा। 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा? अरे भैया टोटल पता है कि 90 है, इतना हमें पता है कि आई है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं अभी भी नहीं समझ में आया तो समझ जाइएगा कैसे हुआ, ठीक है ना, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। देखिए इतना आप याद रखेंगे कि ये आई है और ये टोटल 90 है, तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, ठीक है ना, 90 माइनस आई हो जाएगा। कैसे होगा समझिएगा, जैसे यहाँ पे ये बात बताया गया, देखिए ये टोटल मान लेते हैं, सपोज डैट ये हमारा टोटल है, इस तरीके से समझिएगा, ये टोटल यहाँ पे ये इतना कोण हम कह रहे हैं, इतना कोण है हमारा, ये हमारा कोण है आई, इतना हम कह रहे हैं, और ये हम टोटल बता रहे हैं कि ये टोटल जो है ना, ये टोटल जो है वो 90 डिग्री है। हम पूछ रहे हैं ये वाला कितना होगा, तो हम यही कह रहे हैं कि ये 90 माइनस आई हो जाएगा। कैसे हो रहा है समझिएगा, अगर सपोज डेट मान लेते हैं ये आई की जगह पर अगर हम कह दें कि ये वाला टोटल 30 है, ये वाला बताइए कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, ये 30 है, टोटल 90 है, तो 90 में से 30 चला गया, इसका मतलब 60 होगा। 60 कैसे आया दोस्त, 90 में से हमने 30 को घटाया, तभी तो 90 में से 30 घटेगा, तो ये हमारा टोटल 60 आएगा। वैसे ही ये टोटल 90 है, तो 90 में से आई को घटा देंगे, तो ये 90 माइनस आई ये हमारा हो जाएगा। वैसे ही ये हमारा पता था कि ये हमारा आई है इतना, और टोटल हमारा 90 है, तो अगर 90 में से आई को घटा देंगे तो ये हमारा 90 माइनस आई हो जाएगा, ये वाला कोण, ठीक है ना, समझ गए होंगे। वैसे ही यहाँ पे हमें इतना पता है कि ये हमारा कोण आर है, और हम इतनी बात जानते हैं ये तरंगाग्र है, तो ये 90 डिग्री का इस तरंग पर कोण बना रहा होगा 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये वाला अगर हमसे कोई पूछ ले कोण कि ये वाला कितना होगा, तो कितना होगा, 90 माइनस आर कर देंगे। उसी प्रकार कोई हमसे पूछ दे कि ये वाला कितना कोण होगा, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, इस कोण को हम कह देंगे 90 माइनस आर कर देंगे, 90 माइनस आर कर देंगे, इस वाले कोण को कर देंगे ना, बिल्कुल कर देंगे। उसके बाद कोई हमसे ये पूछे, ये कोण आपको सभी को दर्शा देना है, हालांकि कोई इसका ज़्यादा काम नहीं है, बट दर्शा देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर आपको एक याद रखना है कि ये वाला इतना, ये वाला कोण कितना होगा, ये इतना, ये कोण कितना होगा। तो देखिए जाहिर सी बात है, हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो कोण है वो 90 माइनस आई है, और ये टोटल ये अभिलंब है, तो अभिलंब से ये सतह के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो अगर टोटल ये 90 है और ये हम पता चल गया 90 माइनस आई है, तो इसका मतलब ये जो कोण होगा वो आई होगा, आई होगा ना, तो बिल्कुल आई होगा। तो यही हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हम क्या कर देंगे, ये हम कह देंगे कि ये 90 माइनस, ये हम इतना क्या कह देंगे कि ये वाला जो कोण है वो कोण आई है। ऐसे ही ये हमारा टोटल यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला इतना कोण कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा कोण, ये वाला जो कोण होगा वो कोण आर हो जाएगा। देखिए मैं ज़्यादा फिर से इस पर डिटेल में समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, मैं इतना कहूँगा कि इसको याद कर लीजिएगा, ये कोण हमारा आई हो जाएगा और ये जो हमारा कोण है ये हमारा कोण आर हो जाएगा। इतना ही केवल आपको याद रखना है। ये फिगर ही मेन है, जो फिगर समझ लिए वो सब समझ लिए, जो फिगर नहीं समझे वो कुछ ना समझे, कुछ भी नहीं समझे, फिगर ही मेन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इतनी बात समझ के हैं तो मैं अब आगे बढ़ूँगा। यहाँ पे हमने प्रकाश का परावर्तन में 2 नियम पढ़ाया था। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं। तो इस फिगर को हम देख रहे हैं तो इससे हमें पता चल रहा है कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। तो पहला जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का, पहला जो नियम है इस फिगर से ही कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इसको अगर आप चाहें तो आप परावर्तन के, प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम लिख सकते हैं, या चुपचाप इस फिगर को केवल बना लेंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा नियम हमें क्या पता है कि दूसरा नियम है कि कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर है।
यही ना दूसरा है जी। अब इसको हमें प्रूफ करने के लिए अब देखिए कितना कुछ करना पड़ेगा। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चीजें हम दर्शा रहे हैं। सबसे पहले क्या दर्शा रहे हैं, ये तरंगाग्र इस प्रकार आया है, तो ये जो तरंगाग्र ए बी क्या है, ए बी को आपतित तरंगाग्र कह रहे हैं, और जो हमारा ए डैश बी डैश है ये हमारा परावर्तित तरंगाग्र है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, कि चूंकि ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र है। फिर से दूसरा क्या है, ए डैश बी डैश है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए डैश बी डैश। ये क्या है, ये हमारा है ए डैश बी डैश, ये हमारा है परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, सबसे पहले समझ गए ना, ए बी ये आपतित तरंगाग्र, ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र। उसके बाद हम जानते हैं ये जो कोण आई है ये आपतन कोण है, या ये जो कोण आर है वो परावर्तन कोण है। तो ये भी हम लिख देते हैं कि कोण आर क्या है, कोण आई क्या है, ये आपतन कोण है, और ये आर क्या है, ये परावर्तन कोण है। ठीक है, इतनी बात हमने, चार चीजें हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। उसके बाद आपको ये समझना है, जगह रहेगा काम करेगा। चलिए, इतनी बात आपको सबसे पहले दर्शा देना है। अब हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है, देखिए कोण आई जो ये है वो कोण आर के बराबर है, यही हमें प्रूफ करना है। कोण आई जो है ना, कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर है, यही हमारा लक्ष्य है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ना हमें जो ए तरंगाग्र है ए बी तरंगाग्र है और ए डैश बी डैश तरंगाग्र है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ए से ए डैश तरंगाग्र तक और बी को बी डैश तरंगाग्र तक पहुंचने में लगा समय कितना लगा और दूरी क्या लगा, ये हमें पता करना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्त, हम सबसे पहले लिखेंगे कि ए को तरंगाग्र मतलब तरंगाग्र ए से ए डैश तक और बी को बी डैश तक पहुंचने में लगा समय, मतलब ऐसे हम ज्ञात करेंगे ए डैश बी डैश तरंग के परावर्तन में लगा समय। मतलब हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे कि ए डैश है और बी डैश है, इसको परावर्तन में लगा समय हम ये लिख देंगे कि ए डैश व बी डैश तरंगाग्र को परावर्तन में लगा समय। आप समझ रहे हैं क्या हम बता रहे हैं कि ए डैश तरंगाग्र है और बी डैश तरंगाग्र को परावर्तन में लगा समय की हम बात कर रहे हैं कि कितना समय लगेगा। ए डैश तरंगाग्र मतलब ए डैश तरंगाग्र कैसे लिख देंगे, सॉरी ये देखिए ए बी तरंगाग्र है ना, ए डैश बी डैश तरंगाग्र है, तो ए बी तरंगाग्र और ए डैश बी डैश तरंगाग्र को परावर्तन में लगा समय, ऐसे लिखेंगे ना, ए बी व ए डैश बी डैश तरंगाग्र को परावर्तन में लगा समय। तो इसको हम मान लेते हैं कि तरंगाग्र ए बी डैश को और ए डैश बी डैश को परावर्तन में जो लगा समय है वो टी हम मान लेते हैं। ऐसे हमने मान लिया कि टी है जी, ठीक है ना। इसमें हम मान लेते हैं कि जो परावर्तन में प्रकाश की चाल है ना, प्रकाश की चाल है, ऐसे हमने मान लिया कि प्रकाश की चाल है टी, ठीक है ना। तो हम ऐसे यहाँ पे चूंकि मान लेते हैं कि प्रकाश की चाल है या तरंगों की जो चाल है प्रकाश की चाल है, वो प्रकाश की चाल क्या है, वो है हम मान लेते हैं सी है।
तो दूरी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना था? दूरी, दूरी ही ना ज्ञात करना है जी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दूरी। दूरी बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय, यही होता है, चाल गुणे समय। तो अगर हम मान रखते हैं दूरी का, तो दूरी हमें क्या ज्ञात करना है कि जो A है वो A डैश तक, अब B जो है वो B डैश तक पहुंचने में कितना दूरी, मतलब कितना दूरी लगा A को A डैश तक पहुंचने में। तो A को हम ये कह रहे हैं कि A को A डैश तक और B को B डैश तक। पहले हम A को A डैश तक पहुंचने में कितना दूरी लगा है ये हम देखेंगे। A को A डैश तक पहुंचने में, तो A को A डैश तक पहुंचने में क्या दूरी लगेगा A को A डैश में? तो चाल पहले हम, तो प्रकाश की चाल सभी के लिए c है तो c लिख दिए, और उसके बाद समय सभी के लिए t ही है तो t हम लिख दिए, मतलब A डैश के लिए ct हो गया। उसके बाद दूसरे तरंगाकार के लिए क्या देखेंगे कि जो B है ना वो B डैश तक पहुंचने में लगा दूरी कितना लगेगा? तो हम क्या लिखेंगे? B डैश है तो ये दूरी है, तो B से B तक ये दूरी है ना, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल इसके लिए भी c ही होगा और समय भी इसके लिए भी t ही होगा। तो इसके लिए हमें A डैश इक्वल टू भी ct है और B डैश इक्वल टू भी ct है। इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि A डैश जो है वो B डैश के बराबर है। A डैश है वो B डैश के बराबर है और इक्वल टू ये तीनों क्या है? ये ct, ये दोनों क्या है? ct के बराबर है। A डैश B डैश के बराबर है, ये सभी ct के भी बराबर हैं। तो इससे हमें हमें चीज़ें, ये हमें फॉर्मूला मिला। इससे हमें क्या मिला? ये हमें एक फॉर्मूला मिला। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आगे काम आएगा। देखिए हमें अभी केवल हमने दूरी ज्ञात किया है, हमें तो कोण I जो है वो कोण R के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जब हमने दूरी ज्ञात कर लिया तो अब हमें ये कोण I और कोण R बराबर करना है। इसके लिए हमारा ये होगा कि हम इसमें से दो त्रिभुज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। दो त्रिभुज कौन कौन सा है यहाँ पे देखिएगा, A B और B डैश। ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। मैं अगर थोड़ा सा बना कर दिखाऊं आपको तो देख लीजिए, ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से गया है। एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, A B B डैश, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो यही त्रिभुज की बात कर रहे हैं, A B B डैश। और दूसरा एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ये गया A डैश B डैश A, मतलब ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ये वाला त्रिभुज। तो ये दूसरा त्रिभुज है A डैश B डैश। ये दोनों त्रिभुज को हमें दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुज है, ये हमें प्रूफ करना है। और सर्वांगसम त्रिभुज कब होंगे? जब दोनों त्रिभुजों का दो भुजा कम से कम समान होनी चाहिए और एक कोण समान होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे कि त्रिभुज A B B डैश। तो हम लिखेंगे त्रिभुज A B B डैश, A B B डैश व A डैश B डैश, A डैश B डैश त्रिभुज में, ठीक है ना। इन त्रिभुज में अब हम क्या देखेंगे तो ये हम समझ लेते हैं। A B B डैश और A डैश B डैश त्रिभुज में अगर हम देखें तो क्या हम देख सकते हैं दोस्त? ये हम देख सकते हैं, इन त्रिभुज में हमें सबसे पहले दो भुजाओं को इक्वल करना है और एक कम से कम कोण इक्वल होना चाहिए। तो भुजा अगर हम देखें तो देखिए इस त्रिभुज में, देखिएगा इस त्रिभुज में A B B डैश, इस त्रिभुज में अगर आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? A B डैश दिखाई दे रहा है ना। तो ये देखिए इसी की हम बात कर रहे हैं, A B डैश इस त्रिभुज में दिखाई दे रहा है। A B B डैश में A B भुजा इक्वल दिखाई दे रहा है, तो हम देख रहे हैं A B डैश भुजा है। और दूसरा जो हमारा A डैश B डैश है, इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में भी देखिए A B डैश ये भुजा दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज में ना A B डैश है।
तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज में ए बी डैश है, ए बी डैश है, तो ए बी डैश ए बी डैश, मतलब दोनों त्रिभुज में नीचे वाली जो भुजा है ए बी डैश ये इक्वल है। तो पहला तो एक हमने ये प्रूफ कर दिया, एक भुजा, और एक हमें करना है। तो एक और हमें यहाँ से ही प्रूफ हो गया है कि ए बी जो है, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ से ये देखिएगा, पहले त्रिभुज हम इस वाले त्रिभुज की बात करें ए डैश बी डैश में, यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक ये वाला, ये जो दूरी है इस दूरी की हम बात कर रहे हैं ए डैश तक की। तो ए डैश है ना, वो हम ये जानते हैं कि बी डैश तक ये दूरी के बराबर है। देख सकते हैं ए जो है ए डैश के वो बी डैश के बराबर है। ये बात हमें यहीं पे प्रूफ हो गया है कि ए डैश है वो बी डैश के बराबर है, ठीक है ना, इस त्रिभुज में। तो इसीलिए हमने दोनों त्रिभुज में क्या देखा कि ए डैश है वो बी डैश के बराबर है। तो देखिए दो भुजा इक्वल हो गई। अब केवल हमें इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण इक्वल करना है। तो कोण अगर हम देखेंगे तो हमने क्या जानते हैं, तरंगाग्र है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमारा एक तरंगाग्र है ना, तो ये तरंगाग्र यहाँ पर इस त्रिभुज में अगर हम देखें, इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये तरंगाग्र है और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब फिर से ये भी तरंगाग्र है, तो यहाँ पर भी इस वाले त्रिभुज में ए डैश बी डैश में यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज में हम एक और चीज देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी डैश, ए इसमें कोण क्या इक्वल दिखाई दे रहा है, तो कोण इसमें ये दिखाई दे रहा है ए बी डैश, ए बी डैश कोण जो है वो ए डैश बी डैश कोण के बराबर है। वो ए डैश बी डैश के बराबर है। ये कोण है, ये ए कोण के बराबर है, दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इससे देखिए हमें यही प्रूव करना था कि जो ए बी डैश है वो ए डैश बी डैश के ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो देखिए दो भुजा और एक कोण इक्वल हो गया, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं। ये अगर हमारा प्रूफ हो गया कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूंकि क्या हो गया, त्रिभुज, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी डैश और ए व ए डैश बी डैश त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है। जब ये हमें प्रूफ हो गया कि ए बी डैश और बी डैश ये हमारा क्या है, सर्वांगसम, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो इसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने के कोण भी समान होते हैं। तो ये जो हमारा कोण आई है वो आमने के, इसके सामने कोण क्या है, कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो यही बात लिख देंगे कि कोण आई जो है ना वो तब कोण आर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो देख सकते हैं आप, इससे हमारा प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम भी प्रूफ हो गया। पहला नियम है इस फिगर से ही कंप्लीट हो गया, द्वितीय नियम यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो ये हम लिख देंगे प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये दूसरे को प्रूफ करने के लिए ये सब हमें लेम झमेल जो भी है भैया ये करना तो पड़ेगा दोस्त। और मैं जानता हूँ, मैं ये भी कहूँगा, मैं जानता हूँ कि ये हार्ड टॉपिक है और बहुत ही, मतलब मुझे तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आया ना तो इसमें मुझे कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मुझे ये टॉपिक समझने के लिए जब मैं पढ़ रहा था क्लास 12th में, मुझे कम से कम मतलब 10 बार से भी ऊपर इस टॉपिक को समझना पड़ा था, तब मैं समझा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो स्टेप भी आपको पता करना है कि इसके बाद क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब आपको याद करना पड़ेगा।
तो मुझे 10 बार लगा था, तो आपको एक बार में अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ना समझ में आए तो हैरानी की बात नहीं है, बल्कि आपको एक बार और इसको देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एक चीज और हम बताना चाहेंगे आपको, ये एक टॉपिक है जो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या, परिवर्तन नहीं अपवर्तन की व्याख्या, ये भी कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। हालांकि ये टॉपिक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यही कहूँगा इसको आप सर्च कर लीजिएगा। आप क्या लिखेंगे, ये ही लाइन आपको सर्च लिखना है। यूट्यूब पे लिखिएगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन, अंत में क्या लिख देंगे, अंत में ओनली ये आप नाम लिख दीजिएगा, ब्रदर सर। इतना आप लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना लिख कर सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। और इस तरह से यहाँ से आपको फिर से 5 नंबर ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ से अपनी पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी का लिंक हमने दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पे इस नोट्स के बारे में हमने बहुत बार बता भी दिया है। अभी तक अगर आपने हिंदी का नोट्स के लिए मैसेज नहीं किए हैं तो ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए और तुरंत वहाँ से हिंदी का अगर ओनली नोट्स लेना चाहते हैं तो 99 में मिल जाएगा, ले लीजिए। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का इंपॉर्टेंट नोट्स लेना है तो 149 मतलब 249 रुपये में मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो चलिए मैसेज कर लीजिए, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।